आपने मेरा वो गीत सुना ना, नाम भूल जाएगा चेहरा में बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। बहुत जबरदस्त। ध्यान से सुनने और समझने की चीज है वो। जिंदगी की हकीकत को आपने सामने आईने की तरह सामने रख दिया जी। आज डिपार्टमेंट में भी कौन कौन लोग आए? अपने हेड साहब अगर तुम लोग आए होंगे? जी, नए सेक्शन ऑफिसर सर कुमार श्रीवास्तव जी ज्वाइन किए हैं। आपका नाम है तो उन्होंने बहुत तारीफ की और प्रणाम भी बोला कि सर को क्यों नहीं जानते, कौन नहीं जानता। बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही तारीफ कर रहे थे। और सभी लोग स्टाफ को गए हुए हैं और बरदास सर बगल में आए हैं, सतपाल सर क्लास ले रहे हैं, अनुराधा मैडम आई हुई है। नए सेक्शन ऑफिसर आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। डिपार्टमेंट का बहुत सा काम आज किया या 2 दिन पहले किया? आज ही किए आज। अच्छा। प्रोफेसर अजय प्रताप सर का एक बड़ा अच्छा लेक्चर, करीब 1.5 घंटे का लेक्चर रहा तो मैं सुना। तो उन्होंने पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसमें शेयर किया था। उसमें उन्होंने सोनभद्र और मिर्जापुर के जो रॉक पेंटिंग्स हैं उन पर बहुत अच्छा चर्चा किया। आप लखनिया दरी गए हैं, चूना दरी गए हैं? तो लखनिया दरी और चूना दरी और विंडम फॉल, इन सब की चर्चा किया। और आपने लखनिया दरी में अंदर जाकर के जहां पर फॉल होता है, लखनिया दरी में पानी गिरता है, वहां अंदर गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। वो चित्र आपने देखा है? आलोक प्रणाम करते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हर साल की होली मेरी वही फॉल के नीचे ही बीती और वहाँ एक अलग ही माहौल हमारा बैठा, हमारी पूरी टीम जाती है। मैं बहुत बार लखनिया दरी के अंदर जो चित्र बने हुए हैं तो बहुत प्राचीन काल के जो मानव थे उन लोगों ने चित्र बनाए हैं, जो अभी जस के तस पड़े हुए हैं। उन चित्रों को लेकर के और फिर सोनभद्र में बहुत दूरी तक जाकर के जो पहाड़ों पर जो चित्र बने हैं उनके बारे में उन्होंने सब चर्चा किया है उसमें। और फिर हरारा में एक सम्राट अशोक के समय का एक शिलालेख है। अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा, है? तो अशोक ने पूरे भारतवर्ष में कुछ शिलाओं पर कुछ लेख लिखवाए। एक शिलालेख बनारस में भी है, सारनाथ में। आप गए हैं सारनाथ? वो लेख जो है वह वहां पर जिस प्रस्तर पर, जिस पिलर पर लिखाया गया वो बिजली गिरने से टूट गया था। तो उसमें ऊपर जो शेर बने हुए हैं, अशोक स्तंभ में ऊपर शेर बने हुए हैं, वही शेर जो है भारत का राज्य चिन्ह है। आप देखते होंगे जो आईपीएस अफसर होते हैं या जो मिलिट्री के मेजर या कर्नल या ऊपर के जो भी अफसर होते हैं, सब अपने यहाँ एक अशोक स्तंभ कहते हैं, कंधे पर लगाते हैं लोग। वो अशोक स्तंभ लग गया इसके बने हुआ कि आप एक बड़े अफसर हैं।
छोटे अफसरों को नहीं लगता अशोक स्तंभ। जो भी आईपीएस होगा या मिलिट्री का जो आदमी होगा उसको, मिलिट्री में जैसे कैप्टन से ऊपर जो ऑफिसर होते हैं, कैप्टन को भी नहीं लगता है, 3 स्टार लगता है। लेकिन कैप्टन से ऊपर जो मेजर होंगे या कर्नल होंगे या ब्रिगेडियर होंगे या लेफ्टिनेंट जनरल होंगे या मेजर जनरल और जनरल, इन लोगों पर अशोक स्तंभ लगता है। तो ये अशोक स्तंभ जो है वो बहुत प्राचीन तो नहीं है। जो रॉक कट जो पेंटिंग्स है जिस पर चर्चा की सर जयप्रताप ने, उसके तुलना में जो है वो बहुत का है। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कंपेयर किया कि कैसे अशोक में, और अशोक के जो पत्थर थे वो इस इलाके के, इसी चुनार आप गए होंगे, चुनार गए हैं? चुनार में बहुत पत्थरों की खान है। चुनार में एक जगह है कजरहट, कजरहट चुनार से सटा हुआ ही है, जहां पर इस समय कैलाहट जो सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है। कैलाहट की बात कर रहे हैं? कजरहट बोलते हैं, कजरहट, कजरहट जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो बिरला लोगों की है इसमें। उसके पहले वो उन लोगों की थी जो जेपी सीमेंट कहलाता था, नाम जेपी सीमेंट जो है वह बहुत बड़े आदमी थे। जेपी सीमेंट के लोग, उनका एक ही लड़का था, आपने जेपी सीमेंट वालों का नाम सुना होगा, जेपी गौड़ नाम था उनका। उनका एक ही लड़का था जो एक्सप्रेस हाईवे के समय का बना हुआ है, जो नोएडा से लेकर के जमुना तक बना हुआ है, आगरा तक का, उसको उन्होंने ही बनाया था। भारत के बहुत धनी व्यक्ति रहे कंपनी में, लेकिन उनका लड़का से मारा गया, एक ही लड़का था। उनका सब कंपनी सब बिक गया। तो कजरहट जो था वो जेपी का ही था, उसको बिरला ने खरीद लिया। कर रहे हैं, आप तो रिकॉर्ड कर नहीं गए होंगे, अभी बस 1 मिनट और। बहुत स्वागत है। और कल हमने आप लोगों से जो बातचीत किया, विशेष रूप से मैंने आप लोगों को एक तरह से कई बार लेक्चर जो दिया था उसी को संक्षेप में आपके सामने रखा कि 19वीं शताब्दी की जो लिगेसी है, जो विरासत है, जो धरोहर है, उसके बारे में कल आप लोगों से बातचीत किया। और ये पूरा पेपर जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहलाता है, इस पेपर को अच्छे से समझने के लिए जो रफली जिसे कहा जाए, अगर इसका टाइम बनाया जाए तो आप कह सकते हैं 1850 से लेकर के 1945 के बीच का ये पेपर है आपका। इस पेपर को टोटल समझने के लिए, जिसमें 5 यूनिट हैं, और लिगेसी ऑफ द 19th सेंचुरी से लेकर के और लास्ट यूनिट इसकी है डीकॉलोनाइजेशन, औपनिवेशिक ह्रास। इसी में ग्रेट डिप्रेशन भी है, फिर इसी में एक यूनिट जो है वो आपके फासिज्म और नाजिज्म के बाद है, और फिर इसमें इसी में एक यूनिट है यूरोप बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स, और इसी में किसी एक यूनिट में यूरोप बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स में ही आपके यूरोपियन रिवॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप ये पूरा पेपर है, और इस पेपर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आज इसे कहते हैं 21st सेंचुरी में 2022 में अगर उस पीरियड के बारे में कोई समझने की कोशिश करे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझने की कोशिश करे, तो वो सब तमाम आइडियोलॉजीज जिनके बारे में हमने आप लोगों से चर्चा किया, उन सभी आइडियोलॉजीज के बारे में व्यक्ति को जानना पड़ेगा। वो आइडियोलॉजीज बहुत जरूरी है।
क्यों जरूरी है आइडियोलॉजीज? क्योंकि वो सभी आइडियोलॉजीज जो है वो लोगों के थिंकिंग को, लोगों के सोचने को वो सब निर्माण करती रही है। जैसा मैंने पहले के क्लासेस में कई बार कहा और बार बार इस बात को दोहरा करके भी कह रहा हूं, जिससे कि ये बात बहुत क्लियर कट आप समझ जाएं कि क्यों उन आइडियाज के बारे में नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, सोशलिज्म, इन सब के बारे में क्यों इतनी चर्चा की जा रही है। उदारवाद, लिबरलिज्म, इनकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि यही सब आइडियोलॉजीज थी, आइडियाज थी, आदर्शिकी थी, वैचारिकी थी, जिनसे पूरा 1850 के बाद का जो पूरा विश्व है, जो इतिहास है, वो इन सब आइडियोलॉजीज से विभिन्न देशों में बहुत दूरी तक लोग प्रभावित हुए। और उस प्रभावित होने से जिसे कहते हैं इतिहास की घटनाएं जो घटती हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनफोल्डिंग ऑफ द इवेंट्स। जैसे घटनाएं किसी किताब में बंद हो और किताब खुल जाए और उसके पन्ने आदमी पढ़ने लगे, उस तरह से जो विश्व का इतिहास उभर करके आता है वह हम इसमें देखते हैं और कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 1850 से लेकर 1945 के बीच की प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करिए। आइडियोलॉजी तो भाई आपने बता दिया, लेकिन क्या प्रमुख घटनाएं हैं? तो प्रमुख घटनाओं को वर्णन करते समय हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे आप लोगों से, और अगर माने सभी घटनाओं में हायरार्की बनाना हो कि सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन है, उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट घटना है, उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट घटना है, तो मेरे दृष्टिकोण से 1850 के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी पूरे विश्व में बड़े रैपिडली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। जो टेक्नोलॉजी में चेंज, जैसा मैंने पहले के क्लास में बताया कि 1790 के टेक्नोलॉजिकल चेंज से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है ब्रिटेन में, और उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते ब्रिटेन पूरे विश्व में कब्जा कर लेता है। उसी तरह से 1850 के बाद भी बहुत बड़े मेजर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होते हैं, खासतौर से परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी जो समुद्री जहाज हैं, उनको बनाने के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज बनते हैं। और इसी के साथ जैसा मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एक होता है पूरे विश्व में। अभी जो इंटरनेट वगैरह से इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हम लोग बताते हैं कि खासतौर से इंटरनेट वगैरह की सुविधा आ जाने से पूरा विश्व एक तरह से रिवोल्यूशनाइज हो गया। आज हम अपने किसी खास जगह पर बैठ करके आपका क्लास ले रहे हैं और आप कहीं दूर दूर बैठे हुए मेरा क्लास सुन रहे हैं, ऐसा पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था। ये तो कोरोना काल की घटना कहिए कि बाध्य होकर के लोगों को थोड़ा जिसे कहते हैं ऑनलाइन चलने पड़े, लेकिन उस दौर में 1850 के दौर का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, वो 1860 वगैरह के लगभग इस तरह से समुद्र के अंदर तार बिछाए गए और भारत से लेकर के और इंग्लैंड के बीच में समुद्र के अंदर तार बिछाए गए, जो स्वेज नहर से होते हुए और अटलांटिक होते हुए वो चले गए आपके इंग्लैंड तक गए। फिर उसी तरह से इंग्लैंड से अमेरिका तक के बीच के जो तार बिछाए गए, उन तारों के माध्यम से एक कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन हुआ। ये कम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ी घटना थी। जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद से विश्व में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन होता है, एक उदारीकरण होता है। आप कह सकते हैं कि 1860 के बाद से या इवन 1850 के बाद से पूरा विश्व एक खास किस्म का ग्लोबलाइजेशन को विटनेस करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन के माध्यम से और कम्युनिकेशन के रिवोल्यूशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड के रिवोल्यूशन के माध्यम से पूरा विश्व बहुत सिकुड़ता चला जाता है। जैसे पूरी पृथ्वी बहुत एकदम एक दूसरे से और जुटती होती चली जाए। यद्यपि पूरे
पृथ्वी का इतिहास इस संदर्भ में आप देखना चाहें, ग्लोबलाइजेशन के अर्थ में देखना चाहें, तो आप बहुत प्राचीन काल से ग्लोबलाइजेशन को देख सकते हैं कि विश्व की तमाम सभ्यताएं कैसे जुड़ी हुई थी। जैसे पहली शताब्दी ईस्वी सन के बारे में अगर आप देखें तो किस तरह से रोमन साम्राज्य, किस तरह से यूनान का साम्राज्य, किस तरह से एशिया की सभ्यताएं, ये सब कैसे आपस में जुड़ी हुई थी, इन सब के बड़े प्रमाण मिलते हैं। उस सभ्यता की बहुत सी वस्तुएं आपको भारत में दिखाई देंगी, चीन में दिखाई देंगी, और चीन और भारत की बहुत सी वस्तुएं यूरोप की तमाम सभ्यताओं में दिखाई देती है। तो लगता है कि उस समय एक विशेष प्रकार का वैश्वीकरण था, परंतु वह जो वैश्वीकरण था उस समय का, वह वैश्वीकरण एक बहुत ही, इसे कहा जाए, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बहुत ही एक बड़ी प्राचीन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऊंट से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नावें थी, उनके माध्यम से यात्राएं होती थी, पैदल यात्राएं बहुत होती थी। एक रेशम मार्ग था जो कि आपके बीजिंग से लेकर के और रोम तक का बना हुआ था। तो इस तरह से एक ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, लेकिन 1850 के बाद से जो एक खास किस्म का वैश्वीकरण होता है, जो वैश्वीकरण पूरे पृथ्वी के लोगों को अनप्रेसिडेंटेड वे में, अभूतपूर्व ढंग से एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। और इस एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ने इंपीरियलिज्म को, साम्राज्यवाद को बहुत अधिक तेजी से बढ़ावा दिया। जहां 18वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद को देखिए, प्लासी का युद्ध देखिए, बक्सर का युद्ध देखिए, जिससे धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज अपना शासन स्थापित करता है। लेकिन जब आप पूरे विश्व में 1860 के बाद बढ़ते हुए यूरोप के इन्फ्लुएंस को देखेंगे, तो जो इलाके नहीं कॉलोनाइज हुए थे, उसमें सबसे बड़ा इलाका था, वो था आपका अफ्रीका का इलाका। उसके लिए इतिहास की पुस्तकों में इस शब्द का प्रयोग भी किया गया है, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका की लूट। 1860 के बाद अफ्रीका की लूट होती है। एशिया में तो जो कॉलोनाइजेशन है, जैसे चीन का कॉलोनाइजेशन हुआ खासतौर से 1840 वगैरह या 1845-48 के दशक से, वहां पर कैसे चाइना का, एक चाइना तरबूज का बंटवारा करके कहते हैं, स्लाइसिंग ऑफ द चाइनीज मेलॉन, या जापान वगैरह पर भी जो असर पड़ता है, जिसके बारे में मैंने पहले की क्लासेस में चर्चा किया। तो ये सभी जगहों पर एक खास किस्म का कॉलोनाइजेशन या इंपीरियलिज्म होता है। और वो इंपीरियलिज्म खासतौर से जब 1860 वगैरह के बाद का जब इंपीरियलिज्म आप देखेंगे, तो बहुत तेजी के साथ विश्व के बहुत से देश यूरोपीय कॉलोनाइजेशन के शिकार होते हैं। ये बात भी जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में अगर आपको याद करना होगा, तो आप कहेंगे कि ये महत्वपूर्ण घटना के रूप में 1850 के बाद से इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन और कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन के रिवोल्यूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इन रिवोल्यूशन के चलते जो एक खास किस्म का, जिसे हमने बताया कि मिडिल क्लास, एक नया वर्ग, मिडिल क्लास एक नया वर्ग मतलब एक पावरफुल, पहले भी मिडिल क्लास था, लेकिन पावरफुल मिडिल क्लास, जो धनी वर्ग या जिसे कहे सामंत वर्ग, या जो शासक वर्ग, सामंत वर्ग सबसे अच्छा शब्द रहेगा, सामंत वर्ग, और उस पर निर्भर जो उनके मजदूर थे, जो किसान वर्ग, सामंत और किसानों के बीच से एक नया वर्ग पैदा होता है। और वो जो नया वर्ग पैदा होता है, वह मध्यम वर्ग पैदा होता है। और वह मध्यम वर्ग किस तरह से धीरे धीरे बहुत पावरफुल होता चला जाता है। यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन के बाद, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको जानना चाहिए जो इतिहास समझना चाहते हैं, कि राइज ऑफ मिडिल क्लासेस, एंड नॉट ओनली राइज ऑफ मिडिल क्लासेस but rise of the worldview of the middle classes. What is the worldview of middle classes? What is the worldview? Worldview means विश्व दृष्टिकोण। मध्यम वर्ग का विश्व दृष्टिकोण क्या है? मध्यम वर्ग का विश्व दृष्टिकोण और पीजेंट का विश्व दृष्टिकोण और फ्यूडल का, सामंत का, किसान का और मध्यम वर्ग का
जो वर्ल्ड व्यू है, विश्व दृष्टिकोण है, इसमें किस तरह का अंतर है, ये मैं बताना चाहूंगा आपके सामने। और मैं चाहूंगा कि इस बात को आप ध्यान में रखें, जिससे कि आपको इतिहास के विश्लेषण में और समझने में बड़ी आसानी होगी। तो मध्यम वर्ग कहते हैं उसको जो व्यापार करता है, छोटा दुकानदार भी होता है, और किस तरह से व्यापार करने के माध्यम से वो कैसे पावरफुल होता चला जाता है। व्यापार करने से उसके पास बहुत पैसा आता है। धीरे धीरे जब वो पैसा आता है तो सबसे पहले व्यापार में सबसे बड़ी रुकावटें कौन थे, ये प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को देना पड़ेगा कि किसी भी देश में व्यापार को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी रुकावटें कौन थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आप जानते भी होंगे, लेकिन आप इस बात को जानिए कि विश्व में हर एक देश में आप सर्वेक्षण करेंगे उस देश का, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक जो दिक्कतें उत्पन्न करते थे वो सामंत लोग थे, क्योंकि सामंत का हर इलाके में इसकी चुंगी चौकी हुआ करती थी। अगर किसी एक व्यापारी को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना है तो कम से कम 50 चुंगी चौकियों को क्रॉस करेगा, और उन चुंगी अर्थात टैक्स की जो चुंगियां हैं, जो उनके स्टेशंस हैं, उसको क्रॉस करने में बहुत अधिक टैक्स देना पड़ता। तो जो सामान व्यापारी ने किसी कारीगरों का जो समूह होता था, उन कारीगरों के समूह को सामान देकर, अपना सामान देकर के व्यापारी सामान बनवा करके फिर बाजार में ले जाकर के बेचने के लिए जाता है, तो उसका सामान बहुत महंगा हो जाता है उसी देश में। तो इस जो मध्यम वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो कॉमर्शियल है, जो बुर्जुआ है, ये बुर्जुआ जो बिजनेस करके पैसा कमाना चाहता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह फ्यूडल क्लास है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि विश्व के सभी देशों में, खासतौर से यूरोपीय देशों में, फ्रांस में और ब्रिटेन का खास एग्जाम्पल लेकर कहूंगा, इवन जर्मनी का भी और इटली का भी एग्जाम्पल लेकर कहूंगा, इन सभी देशों में नेशनलिज्म कैसे बढ़ता है, एक खास किस्म का नेशनलिज्म बढ़ता है, जिस नेशनलिज्म को बढ़ाने वाले यही मिडिल क्लास के लोग होते हैं। ये मिडिल क्लास के लोग अपने यहाँ के जो मेन उनके राजा होते हैं, राजा होता है और फ्यूडल होते हैं, राजा होता है और जमींदार लोग होते हैं या सामंत होते हैं। तो कहता है ये मिडिल क्लास के लोग राजा से कहते हैं कि राजा आप हमसे सीधे टैक्स ले लीजिए और इन चुंगी चौकियों को हटाइए, जिससे हमारा व्यापार निर्बाध गति से आपके इलाके में चल सके, और आप सेनाएं अपनी रखिए, आप अपनी सेना रखिए, और सेना रखने के लिए आप सामंतों पर निर्भर न रहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, सूचित कर रहा हूं, और आप जान भी रहे होंगे, तो फिर से जानिए कि पूर्व आधुनिक समाज में, अर्थात 18वीं शताब्दी के समाज का अगर आप सर्वेक्षण करेंगे, विश्व के सभी समाज का, भारत के समाज का सर्वेक्षण करें, तो यहां पर सब जगह सामंती व्यवस्था है। एक राजा है, उसके नीचे बहुत से सामंत। राजा और सामंत के बीच का संबंध क्या है? राजा और सामंत के बीच का संबंध यह है कि राजा कोई बहुत बड़ी सेना नहीं रख रहा है, सेनाओं के लिए वो सामंतों पर निर्भर है, और समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो सामंत सेना को देता है, और सेना रखने के लिए सामंत को कुछ इलाके दिए गए हैं, जहां पर वो खेती कराता है, जहां का वो मालिक है, और उसके आधार पर खेती से जो भी टैक्स वगैरह लेता है, उसके आधार पर वो कुछ सेनाएं रखता है। और यही सभी सेनाएं, जो मेन राजा होता है, जिसको उस इलाके का मालिक कह लीजिए, जो भूपति कहिए, वो उन सेनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन जब मिडिल क्लास का डेवलपमेंट होता है, जिसको यूरोप के इतिहास में कॉमर्शियल रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया गया, वाणिज्यिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया, जब वाणिज्यिक क्रांति जो 15वीं 16वीं शताब्दी में खासतौर से वास्को डी गामा और कोलंबस का नाम लिया जाता है, इन सब के चलते एक खास किस्म की एक वाणिज्यिक क्रांति होती है, वाणिज्यवाद आता है। वाणिज्यवाद का एक अलग अर्थ है, जो कल के क्लास में हमने बताया था, मर्केंटलिज्म, कि अपने देश में अपना ही सामान बिकना चाहिए।
लेकिन ये जो वाणिज्यवाद का विकास होता है, ये किस तरह से मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग को कैसे मजबूत करता है, और जब मध्यम वर्ग टैक्स से मजबूत होता है, पैसे से मजबूत होता है, तो राजा से कहता है कि आप नेशनल आर्मी रखो, राष्ट्रीय सेना रखो अपनी, और तमाम सामंतों पर, सेना पर निर्भर मत हो, और हर जिले की व्यवस्था करने के लिए आप अपने सीधे ऑफिसर को नियुक्त करो। आप जिले की व्यवस्था के लिए सामंतों पर निर्भर न रहो। मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि खास तौर से फ्रांस के संदर्भ में लुई 14वें का नाम आपने सुना हो। लुई 14वां, जो फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां का ग्रैंडफादर आप कह लीजिए, कहता है कि आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग आई एम द स्टेट? ये बहुत ही मीनिंगफुल बात है। लुई 14वां का था आई एम द स्टेट, और इसका अर्थ होता है कि मैं ही राज्य हूं, और इस अर्थ में सभी सामंतों से उनके पावर छीन लेता है। और सभी ये जो डिस्ट्रिक्ट शब्द है, ये फ्रेंच शब्द है, हर जिले डिस्ट्रिक्ट होते हैं। पहले जब राजा इतना पावरफुल लुई 14 की तरह नहीं होता है, तो सभी जिले के जो मुखिया होते हैं वो सामंत होते हैं। लुई 14वां कहता है कि अब हमारे सभी जिलों के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो सामंत नहीं होंगे, वो मेरे द्वारा नियुक्त ऑफिसर होंगे। और आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जैसे एक जिले का मुखिया एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसी तरह से लुई 14वें ने हर जिले का सुपरिंटेंडेंट नियुक्त किया, और वो सुपरिंटेंडेंट जो है वह उस जिले का राजा द्वारा अपॉइंटेड सीधे ऑफिसर था। जैसे आप अपने देश में देखिए कि हर जिले का एक कलेक्टर होता है, एक एसपी होता है। कलेक्टर और एसपी लखनऊ से नियुक्त होता है। कोई यहाँ का सामंत नहीं है कि जो सामंत अपने वंश परंपरा से उस जिले का वही रेवेन्यू कलेक्टर होगा या मालिक होगा या मजिस्ट्रेट होगा। इस तरह की जो व्यवस्था है, इसको कहते हैं इमरजेंस ऑफ फ्यूडल ब्यूरोक्रेसी। एक खास किस्म के सामंती काल में एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो खड़ी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी राजा द्वारा नियुक्त होती है। ऐसे ही समानांतर ब्यूरोक्रेसी आप अगर भारतवर्ष के संदर्भ में देखें, मुगल काल का अध्ययन करें तो आप पाएंगे मुगल काल में खास तौर से अकबर ने, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसने भी हर जिले लेवल पर, हर प्रांत लेवल पर, जिले लेवल पर अपने यहां से नियुक्त किया, अपनी नौकरशाही को नियुक्त किया, और वो नौकरशाही सीधे राजा के प्रति या जो बादशाह होता था उसके प्रति जिम्मेदार होती थी। तो इस तरह से राज्यों के प्रकृति में जो परिवर्तन होता है कि जो फ्यूडल राज्य हैं तो एक खास किस्म के नेशनल राज्य में कन्वर्ट होते हैं। फ्यूडल राज्य जिसमें सामंत लोग हर इलाके के मालिक होते हैं, सामंत लोगों के पास भी एक पार्लियामेंट होती थी। ये जो पार्लियामेंट शब्द है ये फ्रेंच शब्द है, पार्लियामेंट, पार्लामा, फ्रेंच में उच्चारण पार्लामा है। तो पार्लियामेंट जो है वो हर एक जिले की एक पार्लियामेंट होती थी फ्यूडल पीरियड में। जो फ्यूडल सामंत होता था, मुखिया होता था, उसमें भी चुने हुए लोग होते थे। अर्थात फ्यूडल जो लॉर्ड था, जो सामंत था, वो सब मनमाना नहीं करता था, लेकिन अपने इलाके के लोगों के बीच में पार्लियामा के थ्रू कुछ निर्णय लेता था। लेकिन वो अपने इलाके का प्रमुख होता था, वो जो मेन राजा है उस पर वो निर्भर नहीं होता था। लेकिन जब एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, एक केंद्रीकृत नौकरशाही उत्पन्न होती है, तो ये केंद्रीकृत नौकरशाही खास तौर से आपको मैंने बताया लुई 14 के समय में। इसी तरह से आप इंग्लैंड के इतिहास के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी समानांतर आप देखेंगे कि किस तरह से इंग्लैंड के जो तमाम राज्य हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वेल्स हो, चाहे आपके स्कॉटलैंड हो, चाहे आयरलैंड हो, इन सभी इलाकों में किस तरह से नेशनल ब्यूरोक्रेसी का इमरजेंस होता है। नेशनल ब्यूरोक्रेसी
जो कि राजा पर निर्भर होती है, या राजा का पावर जब खत्म कर दिया जाता है धीरे धीरे। 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की चर्चा आपने पढ़ा होगा कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में इंग्लैंड में होता है, जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बताई जाती है। और पार्लियामेंट की जब सुप्रीमेसी होती है तो वहां पार्लियामेंट इवन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर के मिलिट्री का जो चीफ सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसकी नियुक्ति से लेकर के, और देश में क्या टैक्स लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, ये सभी जिम्मेदारी पार्लियामेंट अपने हाथ में लेती है। तो ये जो एक खास किस्म का जो वर्ल्ड व्यू में चेंज होकर के, इसको इतिहासकारों ने कहा राइज ऑफ नेशन स्टेट कहा। फ्यूडलिज्म के गर्व से, फ्यूडल के पूरे वातावरण से, सामंती वातावरण से किस तरह से एक नेशन स्टेट इमर्ज करता है। वो नेशन स्टेट इमर्ज करता है बहुत दूरी तक, वो एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में भी इमर्ज करता है। जैसे फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति 1789 तक, 1789 से लेकर 1795 या 1804 तक, ये फ्रांस की क्रांति लंबे समय तक चलती है और उसके प्रोडक्ट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट पैदा होता है। तो ये फ्रांस की क्रांति का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि फ्रांस एक किसी वंश का, वहां पर बूर्बो वंश था, बूर्बो वंश की व्यक्तिगत संपत्ति फ्रांस थी, और उससे वो बदल करके वह फ्रांसीसी जनता का फ्रांस हो जाता है। फ्रांस फ्रांसीसी जनता का हो जाए और फ्रांसीसी जनता द्वारा बनाया गया संविधान फ्रांस के ऊपर लागू हो, और उसी संविधान के अंतर्गत जैसा मैंने बताया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और सरकार के तमाम नियम बनाए गए कि कैसे न्यायपालिका होगी या आपकी कार्यपालिका होगी या विधायिका होगी, इन सब में बैलेंस चलेगा। इसमें वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू और रूसो इस तरह के चिंतक पैदा हुए, जिन्होंने राज्य के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रूल ऑफ लॉ वगैरह के बारे में तमाम बातों को बताया, जो उनके देश में लागू हुआ। तो इस तरह से एक कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड का जो आगमन हो रहा है, जिसको मैंने शुरू किया कि क्या चेंजेस, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से पूरे विश्व में एक खास किस्म का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो संविधानवाद है, वह किस तरह से पूरे विश्व में प्रभावी होता है। और संविधानवाद के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि कैसे 1815 से लेकर के 1848 के बीच में पूरे यूरोप में, खास तौर से मेटरनिख का नाम आपने सुना होगा। मेटरनिख जो प्रतिक्रियावाद का प्रतिमूर्ति था, जो पूरा यूरोप 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद जो परिवर्तित हो गया था, उस पूरे परिवर्तन को फिर से पुराने युग में ले आने की कोशिश करता है, जो कि सफल नहीं होता। और आने वाले समय में पूरे यूरोप में जिस तरह के संरचनात्मक सुधार होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज, ये स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है? किसी भी समाज का स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज एक ऐसा शब्द है जिसके माने होता है कि समाज का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। समाज को कुछ ऐसे ढंग से देखा जाए जैसे कि समाज एक घड़ी जैसे होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सुइयां होती हैं, उसके तमाम अंग होते हैं, और इस तरह से समाज भी कुछ उसके ऐसे तत्व होते हैं जो अस्थायी तौर से चलते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बदलते रहते हैं। तो और कभी कभी पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाए, समाज का पूरा स्वरूप ही बदल जाए। तो इस तरह से समाज का पूरा स्वरूप बदल जाए। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है वह एक खास ढंग से पूरे समाज के चरित्र के बदलने का इतिहास है, और उस बदलने के इतिहास में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, क्या हो रहा है। तो ये जो पूंजीवाद का जो विकास है, वो पूंजीवाद का विकास कैसे बहुत तेजी के साथ होता है, और उस तेजी के साथ विकास के अंतर्गत किस तरह से नेशन स्टेट का इमरजेंस होता है, राष्ट्रीय राज्य का इमरजेंस होता है। और ये राष्ट्रीय राज्य, जैसा मैंने बताया कि किस तरह से मिडिल क्लास का जो विश्व दृष्टिकोण है, जो मध्यम वर्ग का विश्व दृष्टिकोण है,
उस विश्व दृष्टिकोण के अनुसार पूरे समाज में लोगों का परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग का जो ये विश्व दृष्टिकोण है, यही विश्व दृष्टिकोण जो फ्यूडल लोग हैं, जो सामंत लोग हैं, वो लोग भी यही दृष्टिकोण अपना लेते हैं। जैसे अभी आप भारतवर्ष के राजस्थान के इलाकों की विजिट करिए, यहाँ तमाम बहुत हजार हजार वर्ष से भी पुराने राजा लोग रहे हैं, उनकी वंशावलियां रही हैं, उनके वंश के लोग हैं वहां। अगर आप वहां जाएंगे देखेंगे कि सभी राजा लोग एक तरह से बुर्जुआ हो गए। बुर्जुआ मतलब मध्यम वर्गीय चरित्र रख लिए। सब राजाओं ने अपनी कोठियों को 7 स्टार 8 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया। आज पूरे भारतवर्ष में विवाह वगैरह लोगों का होता है, तो लोगों का फैशन होता है कि राजस्थान चले, वो राजा की बड़ी बड़ी कोठियां हैं उसको ले लिया जाए और वहां पर विवाह कराया जाए। और राजा ने भी अपनी पुरानी जो संपत्तियां हैं, जो ऐसे पड़ी हुई थी, कोई उनका देखने वाला नहीं था, उन सभी संपत्तियों को उन लोगों ने कुछ ऐसे रिनोवेट किया, अपनी तमाम धरोहर संपत्तियों को कुछ इस तरह से बनाया कि वो एकदम 7 स्टार होटल की तरह से वो सब हैं, जिनके एक एक दिन का किराया, एक एक कमरे का लाख लाख रुपए किराया हो, 2-2 लाख रुपए किराया हो। अगर आप उदयपुर जाइए, बस होटल विजिट करने ही बस चले जाइए, घूमने जाइए, उसका पैसा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो आप कभी उदयपुर के झील के बीच में बने हुए जो होटल हैं उसमें जाइए, तो आप देखेंगे कि कैसे पहले महाराजा उदय माने जो राणा उदयपुर हैं, जो खास तौर से महाराणा प्रताप का जो इलाका है, उन सबके जो वंशजों ने किस तरह से उसको डेवलप किया। उसी तरह से जयपुर में, उसी तरह से आपको बहुत अच्छा जो आपको मिल जाएगा, जो खास तौर से जोधपुर अगर आप जाएं तो वहां के तमाम कोठियां जो हैं वो किस तरह से वो कॉमर्शियल वे में डेवलप की गई। इसको कहते हैं, इस ट्रेंड को कहते हैं बुर्जुआफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। ये समाज का मध्यम वर्ग चरित्र में कन्वर्ट होना, और मध्यम वर्ग चरित्र में धीरे धीरे कंपेल करके कन्वर्ट हुए जो पीजेंट लोग थे, जो किसान लोग थे। किसान लोगों का मध्यम वर्ग में आने में किसानों के भी कई क्लासेस देखेंगे। जो किसानों में थोड़े धनी किसान थे, बड़े किसान थे, जिनको सोवियत यूनियन के अर्थ में कई समाज वैज्ञानिकों ने कुलक शब्द का प्रयोग किया, बड़े किसान। या भारतवर्ष में जो किसान, जो बड़े किसान हैं, जो खेती कराते हैं लेबर को रख करके, मजदूरों को रख करके, जिन किसानों ने भारतवर्ष में साल भर तक किसान आंदोलन चलाया, उस तरह के जो किसान हैं जिनका बहुत अधिक मिडिल क्लास कैरेक्टर डेवलप हुआ, उनके अंदर मध्यम वर्गीय चरित्र का बहुत अधिक विकास हुआ। इसीलिए उन लोगों ने अपने से अधिक मध्यम वर्ग चरित्र लेकर व्यापार करने वाले लोग, जिनका कि केंद्र सरकार के ऊपर बहुत प्रभाव है, उनके द्वारा पारित जो 3 कानून थे, कृषि कानून थे, उसका इन लोगों ने विरोध किया। गांधीवादी तरीके से बड़ी मजबूती से विरोध किया। अंत में सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। जो केंद्र सरकार और जिनके इन्फ्लुएंस में वो कानून लाए गए थे, वो लोग और भी बड़े बिजनेसमैन थे। उन लोगों का था कि पूरी की पूरी खेती को ही हम लोग किसानों से खरीद लेंगे, उनकी पूरे खेत पर जो भी फसल होगी सब खरीद लेंगे। बड़े लार्ज स्केल पर, जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, जो है कृषि के क्षेत्र में लाना चाहते थे। उनकी आस्था ये थी कि बहुत अधिक पूंजीवाद कृषि क्षेत्र में आएगा तो इससे बहुत और अच्छे से डेवलप होगा कृषि का, कृषि में और पैसे लगाए जाएंगे। लेकिन जो कृषि में जो मिडिल पीजेंट्री थी, भारत की जो मिडिल पीजेंट्री थी, जो मध्यम वर्गीय जो किसान था, मध्य किसान या जो भी किसान लोग थे, धनी किसान थे, उन सभी लोगों ने देखा कि अरे उनका तो पूरा हक ही मारा जा रहा है। क्योंकि उसमें उनका हक मारने का मतलब होता है कि वो जितना भी सामान उत्पन्न होता था वो खुद ही अपनी मंडियों में ले जाकर के व्यापार करते थे। इस पूरे उदाहरण से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूरे विश्व में पूंजीवाद के विकास ने 1850 के बाद में किस तरह का पूरे विश्व में एक संरचनात्मक परिवर्तन किया, एक स्ट्रक्चरल चेंज किया। और ये संरचनात्मक परिवर्तन किस तरह से पूरे विश्व के लोगों के आपसी रिलेशंस का जो जाल था, रिलेशंस का जो फैक्ट था, जो रिलेशनशिप्स थी,
रिलेशनशिप्स जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज पर आधारित थी, उस रिलेशनशिप्स को चेंज कर दिया लोगों के। और वो चेंज जो रिलेशनशिप्स हुई, वो सभी सोसाइटीज में, पूरे विश्व के सभी समाजों को, अगर इस परिप्रेक्ष्य से आप अध्ययन करेंगे कि कितनी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुई, कितने संघर्ष उत्पन्न हुए, अगर आप संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से पूरे विश्व के सभी समाजों का 16वीं शताब्दी के बाद से आप अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि अमेरिकी समाज से लेकर के और जापान के समाज तक, अमेरिकी समाज अगर मैंने सबसे भारत से सबसे पश्चिम का समाज और सबसे पूरब का समाज जापान, इन सभी समाजों का 16वीं शताब्दी के बाद अगर आप सर्वेक्षण करेंगे, तो आप पाएंगे कि कैसे इन सभी समाजों में एक विशेष प्रकार का एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है। उस संरचनात्मक परिवर्तन को कई ढंग से वर्णन किया जा सकता है, परंतु ये भी करके वर्णन आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किस तरह से एक मिडिल क्लास का कैरेक्टर, एक मिडिल क्लास का वर्ल्ड व्यू लोगों को डेवलप करता है, और सभी लोग जैसे सब लोग उसमें कन्वर्ट कर जाए। अगर मिडिल क्लास अपने आप में एक रिलीजन है, एक धर्म है, तो सभी वर्ग के लोग, इवन सभी धर्म के लोग, मैं कहूंगा सभी धर्म के लोग मिडिल क्लास कैरेक्टर को अपनाने लगते हैं। मिडिल क्लास कैरेक्टर अर्थात बिजनेस करिए, व्यापार करिए, उसके माध्यम से पैसे कमाइए, और ये जो मिडिल क्लास कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, ये मिडिल क्लास का डेवलपमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यही नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा आधार है। मिडिल क्लास का डेवलपमेंट मॉडर्न नेशनलिज्म के पीछे, मॉडर्न नेशनलिज्म की जो आइडियाज हैं, यद्यप नेशनलिज्म एज सच की आइडियाज, जैसा मैंने पहले क्लास में कहा, बहुत प्राचीन आइडियाज है नेशनलिज्म की। जैसा अभी एक विद्वान ने पार्लियामेंट में कह दिया कि हमारे देश में नेशन नहीं था, हमारा देश जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उस पर एक बहुत बड़े नेता ने कहा नहीं, भारत जो है वो नेशन है, भारत एक राष्ट्र है। वो सब बहस से आप लोग परिचित होंगे, उस पर अलग से आप अपने मन में सोचिएगा। लेकिन जो एक नेशन की नई अवधारणा है, वो नेशन की नई अवधारणा, उसका सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन है? नेशन, जैसा मैंने पहले के क्लास में बताया कि एक खाली एक वेसल है, एक खाली गगरा है। उस खाली गगरे में परिभाषाओं के रंग भरे जाते हैं। इस तरह से हजारों प्रकार के नेशनलिज्म आपको दिखाई देते हैं, और वो नेशनलिज्म किसी एक देश में कैसे डोमिनेंट हो जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व के इतिहास को समझने के लिए कि एक खास किस्म का नेशनलिज्म क्यों जर्मनी में पॉपुलर होता है, एक खास किस्म का नेशनलिज्म क्यों जो है वह इटली में पॉपुलर होता है, एक खास किस्म का नेशनलिज्म क्यों जापान में पॉपुलर होता है, और उसकी तुलना में एक दूसरे ढंग का नेशनलिज्म इंग्लैंड में कैसे पॉपुलर होता है, एक दूसरे ढंग का नेशनलिज्म कैसे फ्रांस में पॉपुलर होता है, और एक अपने प्रकार का नेशनलिज्म कैसे अमेरिका में पॉपुलर होता है, एक विशेष प्रकार का नेशनलिज्म भारत में कैसे पॉपुलर होता है। ये सभी बातें कि भारत में किस तरह से नेशनलिज्म, एक खास किस्म का नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म का क्या संबंध है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था कि किस तरह से नेशनलिज्म एक नेशन स्टेट को जन्म देता है, जिसमें होता है कि स्टेट का जो मुखिया होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वो कोई धर्म का व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि किसी वंश का हो। जैसे इंग्लैंड में उनके राष्ट्र का जो मुखिया है वो एक वंश का व्यक्ति है। अब उधर जो उन्होंने कानून बना दिया है कि हमारे यहाँ राष्ट्र का मुखिया किसी भी धर्म का भी हो सकता है, लेकिन मुखिया होगा वंश के आधार पर ही। इसलिए वहां पर राजतंत्र कहते हैं, और फिर लोकतंत्र भी है वहां पर, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है जो जनता द्वारा चुनी जाती है। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता चुनती है। आज भी इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स वंश के आधार पर मनोनीत होता है। इतना सब होने के बाद भी उसको लोग कहते हैं विश्व के डेमोक्रेसी का सबसे पहला देश, सबसे बड़ा देश है।
कई बार लोग कहते हैं कि विश्व में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा देश तो भारतवर्ष है। कई बार लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में जो ऋग्वेद वगैरह में सभा और समिति की संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। तो मैं ये कह रहा था कि किस तरह से नेशनलिज्म, विभिन्न प्रकार के नेशनलिज्म इमर्ज करते हैं विश्व में, और उन सब का पोटेंशियल क्या होता है, उनकी वो अपने में गर्भ में क्या लिए रहते हैं। जब पूरे यूरोप को, दो विश्व युद्धों के बीच के यूरोप के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि खासतौर से वर्साई की संधि, जो 1919 की वर्साई की संधि होती है, उस संधि में किस तरह से तमाम प्रकार के क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है, जर्मनी के ऊपर क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है, और उस क्षतिपूर्ति के रिस्पॉन्स में वहां पर एक खास किस्म का नेशनलिज्म इमर्ज करता है, नेशनलिज्म इमर्ज करता है। वो नेशनलिज्म क्या है? जर्मनी का नेशनलिज्म क्या है? जर्मनी के नेशनलिज्म में नाजीवाद क्या है? और इटली के नेशनलिज्म के इमरजेंस में फांसीवाद क्या है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि जानने की योग्य बात है, तभी आप कंटेम्पररी वर्ल्ड को समझ पाएंगे। खासतौर से जो हमारा ये पेपर है, कि जर्मनी में और इटली में एक खास किस्म की आइडियोलॉजी इमर्ज करती है, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। जर्मनी के लोग एक बड़े गर्व के साथ वो लोग रहते थे। जर्मनी के लोगों में बड़ा गर्व था। वो गर्व कहां से आया था? जर्मनी के लोगों में। वो जर्मनी के लोगों के गर्व के पीछे अगर आप उनका इतिहास का सर्वेक्षण करेंगे तो पाएंगे कि जर्मनी का एक बहुत महत्वपूर्ण सामंती राज्य था, उसका नाम था प्रशा, जिसका जो शासक था उसका वंश था होहेनजोलर्न वंश कहते, होहेनजोलर्न वंश। होहेनजोलर्न वंश का जो राजा था और उसका जो एक प्रधानमंत्री था, चांसलर था, तो चांसलर का नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क के बारे में कहा जाता था कि बिस्मार्क एक ऐसा जादूगर था जो 5 गेंदों को हवा में उड़ाता था, जिसकी 2 गेंद हाथ में रहती थी। बिस्मार्क एक सामंती राज्य का मुखिया था, और सामंती राज्य के पास क्या एम्बिशन था कि पूरे जर्मनी के जो तमाम 300 रियासतें हैं, जिसको कि तोड़ करके 30 रियासतों में बदल दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो सभी रियासतें एक राजमंडल के अधीन आ जाए, होहेनजोलर्न वंश के अंदर आ जाए। और इसके लिए उसने किया क्या? उसने फ्रांस से युद्ध किया। खासतौर से 1871 के फ्रांस और प्रशा के युद्ध को बहुत याद करने की जरूरत है। खासतौर से जब आप इस बात का अध्ययन करना चाहेंगे कि जर्मनी में फांसीवाद के राइज के पीछे, जर्मनी में नाजीवाद के राइज के पीछे क्या कारण था। जैसे पूरे यूरोप की राजधानी एक समय में पेरिस थी, खासतौर से फ्रांस की क्रांति के बाद और नेपोलियन बोनापार्ट के समय से फ्रांस की राजधानी, पूरे यूरोप की राजधानी जो है वो, जैसा मैंने पहले के क्लास बताया, वो पेरिस हो गई थी। कि पेरिस को जुकाम होता था, इतिहासकारों ने लिखा कि पूरा यूरोप छींकता था। इतिहासकारों ने लिखा कि पूरे यूरोप का इतिहास एक देश, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास हो जाता है। वो देश फ्रांस था, वो घटना फ्रांस की क्रांति, और वो व्यक्ति जो था नेपोलियन बोनापार्ट था। वो नेपोलियन बोनापार्ट का जो भतीजा नेपोलियन थर्ड था, जिसका युद्ध खासतौर से बिस्मार्क की सेनाओं के साथ होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिस्मार्क की सेनाएं फ्रांस के, जिसे कहते हैं शीश महल, जिसे लुई 14वें ने बनाया था, वर्साई का महल जो है वो लुई 14वें का, जिसने कहा था आई एम द स्टेट, उस लुई 14वें द्वारा बनाए गए शीश महल में इतिहासकार लिखते हैं कि जर्मनी की सेनाएं फ्रांस के सीने पर पैर रख करके, ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फ्रांस के सीने पर पैर रख करके जर्मनी की सेनाओं ने या प्रशा की सेनाओं ने फ्रांस को पददलित करके
जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की गई। जर्मनी के एकीकरण की जो घोषणा की गई उसमें जर्मनी के 2 प्रांतों को छीन लिया गया। 2 प्रांत थे, अल्सेस और लोरैन। अल्सेस और लोरैन, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि जैसे मां की गोद में 2 दूध पीने वाले बच्चे हों, वो अल्सेस लोरैन था। फ्रांस से अल्सेस लोरैन को छीन करके प्रशा ने जर्मन नेशनलिज्म का निर्माण किया। वह जर्मन नेशनलिज्म जो कि खास तौर से बिस्मार्क के अधीन 1870 से 1890 तक के बीच में पूरे यूरोप की राजधानी बर्लिन हो गई थी। कुछ भी यूरोप में अगर होना होगा तो बर्लिन में आकर के उसका समझौता करना पड़ेगा। इस तरह से जर्मनी एक खास किस्म का, एक जैसे होता है कि जर्मन व्यक्ति से अगर आप बात करिए, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनारस में हैं तो आपको हर देश के लोग 80 घाट पर मिल जाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा पढ़ाने वाले विद्वान भी मिल जाएंगे। आप जर्मन से बात करिए और ब्रिटिश से बात करिए, फ्रेंच से बात करिए, इटालियन से बात करिए, आपको पता लग जाएगा कि इन लोगों के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है, कितना डिफरेंस है इन लोगों में। वो आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है उन लोगों को इस बात का, जर्मनी के लोगों में खास किस्म का जर्मन नेशनलिज्म, और वो जर्मन नेशनलिज्म मैं बता रहा हूं कि किस तरह से 1890 के बाद पूरे विश्व में डोमिनेशन करने का प्रयास किया गया। और उस प्रयास करने में जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर करता है, और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंटर करने में जर्मनी को पराजय का मुख देखना पड़ता है। उस पराजय के मुख देखने में पूरे जो बाकी ताकतें हैं, विश्व की बाकी ताकतें हैं, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, ये सभी की सभी ताकतें मिलकर के वर्साई की संधि के अंतर्गत, यद्यपि अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति हैं, जो विल्सन नाम है, विल्सन, उनके अलग एक सिद्धांत होते हैं, विल्सन का 14 सूत्रीय सिद्धांत। अब वर्साई की संधि के दौर में विल्सन के सिद्धांत के बारे में आप जानकारी रखते होंगे कि उसने कहा कि सभी नेशंस को ये अधिकार दिया जाए कि सब लोग जो है वो अपने अपने भविष्य को तय कर दे, ऑटोनॉमी को तय कर दे। नेशनलिज्म को एक तरह से विल्सन के 14 सूत्री प्रोग्राम में स्थान दिया जाता है। उसी तरह से उसी दौर में लेनिन का एक खास सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित होता है, विश्व के मजदूरों एक होगा, और उसके आधार पर वहां पर रूस में क्रांति होती है। जो रूस जर्मनी के साथ खड़ा रहता है, रूस युद्ध से हट जाता है और जर्मनी एक तरह से अकेला पड़ करके हारता है। उस पूरी हार की जिम्मेदारी जर्मनी के कंधे पर थोपी जाती है, और जर्मनी के कंधे पर थोपने के बाद पूरे जो ताकतें हैं, जो फ्रांस की और इंग्लैंड की खास तौर से जो ताकतें हैं, वो जर्मनी के ऊपर कंपनसेशन आयोजित करती है, मुआवजा लगाती है। और वो मुआवजा लगाती है, इतना तगड़ा मुआवजा उनके ऊपर लगाया जाता है कि उस मुआवजे में कहा जाता है कि आपका पूरा का पूरा जो कोयला का इलाका है वो सभी इलाकों पर यूरोप के लोगों का कब्जा रहेगा, विदेशी कंपनियों का कब्जा रहेगा। इसी के साथ ही साथ वो लोग ये कहते हैं कि आपको कुछ टन सोना देना पड़े, कुछ टन, एग्जैक्ट कितना टन सोना है ये आप देख लीजिएगा, विकिपीडिया वगैरह मिल जाएगा। कुछ टन सोने का उनको कंपनसेशन लगाया गया, और उस टन सोने को जर्मनी ने बहुत अधिक चोटिल महसूस किया। जर्मनी में प्रारंभिक दौर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से चुनाव वगैरह का वातावरण था, परंतु उस चुनाव वगैरह के वातावरण के परिप्रेक्ष्य से, उसके गर्व से, जर्मनी के पार्लियामेंट के गर्व से एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है, हिटलर, जो इटली के फांसीवाद से प्रभावित होता है। और वो इटली का फांसीवाद होता है, फासन माने होता बांधना। लकड़ी के गट्ठर को बांध दीजिए तो लकड़ी बड़ी मजबूत हो जाती है। गट्ठर को बांधो, पूरी जनता रूपी गट्ठर को बांध दो, और गट्ठर को बांधने में जो भी रुकावटें आए
उन सभी रुकावटों को विरोध करो। फांसीवाद और नाजीवाद एक ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है या सांस्कृतिक अधिनायकवाद की बात करता है। सांस्कृतिक अधिनायकवाद, कल्चरल डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप ऑफ ए कल्चर। यहां पर कम्युनिस्ट लोग डिक्टेटरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, वहीं पर ये डिक्टेटरशिप ऑफ ए कल्चर, एक कल्चर का अधिनायकत्व होगा। जर्मनी में जर्मन नेशनलिज्म, इटली में इटालियन नेशनलिज्म, और इस तरह से ये जो दोनों नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म किसी और नेशनलिज्म को ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फांसीवाद और नाजीवाद के माने यही है कि फांसीवाद एक ऐसे नेशनलिज्म की बात करता है जिसमें किसी और प्रकार के नेशनलिज्म को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। जैसे भारत में कोई खड़ा होकर पार्लियामेंट में कहे कि भारत में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीयताएं हैं, केरल की राष्ट्रीयता, मद्रास या तमिलनाडु की राष्ट्रीयता, आपके गुजरात, सबकी अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी है। किसी में कोई खड़ा होकर कह दे नहीं, कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं, बस एक ही नेशनल आइडेंटिटी रहेगी। तो जो एक नेशनल आइडेंटिटी की बात करेगा, एक नेता की बात करेगा, एक नेता, एक नीति, एक कल्चर, ये जो है वो इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ ए कल्चर, दैट इज फासिज्म। किस तरह से फासिज्म और नाजिज्म इमर्ज करता है, क्या कारण होता है, जो मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह से 1871 से, और 1871 ही एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में इटली का एकीकरण होता है। कैवूर, मैजनी और गैरीबाल्डी जो वहां के नायक थे, उन्होंने विक्टर इमैनुअल, जो वहां का जो शासक था, वहां का जो राजा था, विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में, उसी विक्टर इमैनुअल के वंश का विक्टर इमैनुअल सेकंड था, जिसके सामने 1920 में खासतौर से मुसोलिनी मात्र 20,000 लोगों को लेकर के रोम पर चढ़ाई करता है और राजा जो है गद्दी से हट जाता है, और मुसोलिनी वहां का अपने को डिक्टेटर डिक्लेयर कर, डिक्टेटर, ये डिक्टेटर शब्द डिक्लेयर करता है। और पूरे देश में एक खास किस्म का फांसीवाद, उस फांसीवाद में एक नेता, एक कल्चर, एक राष्ट्र, एक राजनीतिक दल, इस तरह की एक की बात, एक, बाकी कोई नहीं। ये पूरे देश को जैसे उसने गिरफ्तार कर लिया। इटली के लोग मुसोलिनी के अधीन गिरफ्तार हो गए, और उस गिरफ्तारी का परिणाम ये हुआ कि अंत में जब मुसोलिनी मरता है तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो रोम में लटका दी जाती है, और जो ही जाता है वही उसको जूतों से मारता है, और एकदम नेकेड बॉडी होती है। मुसोलिनी का अंत पढ़ लेने के बाद, हिटलर का अंत पढ़ लेने के बाद, इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जरूर बताएंगे कि अगर आप मुसोलिनीवाद और एक खास प्रकार के सांस्कृतिक अधिनायकवाद को लेकर के चल रहे हैं, तो जरा मुसोलिनी को याद करिए कि वहां की जनता ने कितनी पिटाई किया, कितना उसके ऊपर जो ही जाता था वही थूक देता था। मुसोलिनी जो एक खास किस्म के इटालियन नेशनलिज्म को लेकर के खड़ा होता है, किस दुर्गति को अपने देश को ले आता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो इन लोगों की पराजय होती है, जर्मनी की, इटली की और जापान की, उस पराजय के गर्व से एक खास किस्म का फांसीवाद, नाजीवाद और मिलिटरिज्म के खिलाफ एक माहौल पैदा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात आज समाप्त कर रहा हूं। जिन लोगों को कोई प्रश्न पूछना होगा वो व्हाट्सएप पर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी इन सच एन अटेंटिव मैनर, एंड थैंक एवरीवन, और थैंक थैंक्स, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।